Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is autonomy in higher education, with special reference to its concept, historical perspective, and problems related to autonomy. Earlier to this, I have discussed the topic of autonomy to you, but it is simply autonomy in higher education, not its historical perspectives and problems in a specific way. Okay, so I have covered, I am going to cover it again. So in this video I will cover concept and definition, types of autonomy, historical evolution of the concept of autonomy, NEP 2020 provisions about autonomy, problems related to autonomy in higher education, and what are the way forward, what is the way forward. Okay, सो कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो एटाइमोलॉजी से शुरू करते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है ऑटोनॉमी की। तो इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड ऑटोस मींस सेल्फ प्लस नोमोस का मतलब है लॉ या नॉर्म, यानी कि सेल्फ जो है वो अपने नॉर्म खुद बनाए। ऑटोनॉमी का मतलब हुआ द राइट टू गवर्न वन सेल्फ बाई वंस ओन लॉ या नॉर्म, यानी हमारे पास ये अधिकार हो कि हम अपने अपना गवर्नेंस खुद अपने बनाए हुए नियमों से कर सकें विदाउट एक्सटर्नल कोएक्सटर्नल कंट्रोल, कोई भी बाह्य नियंत्रण के बिना। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इज द राइट एंड कैपेसिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू गवर्न देमसेल्व्स, यानी कि उच्च शिक्षा में स्वायत्तता क्या है? अधिकार है और क्षमता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कि वो अपने आप को खुद गवर्न करें। किन किन क्षेत्रों में? एकेडमिक यानी शैक्षणिक क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में, वित्तीय क्षेत्रों में और पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्षेत्रों में, विदाउट अनड्यू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज, बिना उनके ऊपर कोई बाह्य नियंत्रण हो, किसका? राज्य का ना हो, सरकार का ना हो, या किसी और नियामक बॉडीज का ना हो। तो यही चार इसके मेन जो है वो डायमेंशन है ऑटोनॉमी के। एकेडमिक ऑटोनॉमी यानी कि हमको फ्रीडम हो कि हम अपना करिकुलम बना सकें, अपना सिलेबस बना सकें, टीचिंग मेथड्स निकाल सकें, और असेसमेंट का यानी आकलन का आपका पैटर्न सुनिश्चित कर सकें, आपका मतलब स्टूडेंट्स का, है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब राइट टू अपॉइंट, मैनेज एंड प्रमोट फैकल्टी एंड स्टाफ, मैनेज इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमारे पास ये अधिकार हो कि हम अपॉइंट कर सकें, मैनेज कर सकें और प्रमोट कर सकें फैकल्टी को, स्टाफ को, और अपना इंटरनल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर मैनेज कर सकें। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कि हमारे पास फ्रीडम हो कि हम जनरेट कर सकें, एलोकेट कर सकें और स्पेंड कर सकें, मतलब पैदा करें, उसको ये तय करें कहाँ कितना खर्चा करना है फंड को, और फीस स्ट्रक्चर सेट कर सकें, और एक्सटर्नल फंडिंग से हमको लेने की आजादी हो। और करिकुलर ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम न्यू प्रोग्राम्स चला सकें, हम पुराने जो हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं उनको डिसकंटिन्यू कर सकें और रिवाइज कर सकें कंटेंट को विदाउट प्रायर रेगुलेटरी अप्रूवल, बिना किसी पूर्व रेगुलेटरी अप्रूवल के। तो की प्रिंसिपल क्या हो गया? ऑटोनॉमी डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ऑटोनॉमी का मतलब अकाउंटेबिलिटी का एब्सेंस नहीं है, बल्कि इट मीन्स, मतलब अकाउंटेबिलिटी का एब्सेंस नहीं है मतलब कि ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, निरंकुश है, नहीं। इसका ये जवाबदेही भी बनती है, इसके संग जवाबदेही जुड़ी हुई है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। इट मीन्स फ्रीडम, स्वतंत्रता जरूर है विद इन ए फ्रेमवर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जिम्मेदारी के फ्रेमवर्क में स्वतंत्रता है, आपको ट्रांसपेरेंट होना है और आपके पास आपको पब्लिक ट्रस्ट भी मेंटेन करना है। ये है ऑटोनॉमी की ब्रॉड डेफिनेशन। तो टाइप्स एंड डायमेंशंस ऑफ ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन हो जाएगा सब्सटेंटिव ऑटोनॉमी, यानी कि आपके पास पावर हो कि आप गोल्स और वैल्यूज इंस्टीट्यूशन की डिसाइड कर सकें, ये व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, इट्स मिशन, विजन एंड एजुकेशनल फिलोसफी, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी है। प्रोसीजरल ऑटोनॉमी आपके पास हो ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप उन गोल्स को कैसे पाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे असेस करेंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे विदाउट कंट्रोल ओवर द गोल्स देमसेल्व्स। आपके पास कॉलेजियल ऑटोनॉमी हो, यानी कि आपके पास फैकल्टी को फ्रीडम ऑफ फैकल्टी टू डिटरमाइन एकेडमिक मैटर्स, यानी कि फैकल्टी के पास भी ये फ्रीडम हो कि वो एकेडमिक मैटर्स को कैसे सुनिश्चित करे, करिकुलम को कैसे पढ़ाए, रिसर्च प्रायोरिटी क्या हो, टीचिंग मेथड क्या हो, थ्रू शेयर्ड गवर्नेंस रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, यानी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कमांड न रखे बल्कि गवर्नेंस शेयर्ड, है ना, सामूहिक, मतलब कि हम भी वही शेयर कर, मतलब कि बातचीत से, कोलैबोरेशन से, है ना। और कॉर्पोरेट ऑटोनॉमी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज ए कॉर्पोरेट बॉडी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, वो प्रॉपर्टी खरीद सके, वो स्टाफ को एम्प्लॉय कर सके, नॉट।
और ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ये यूजीसी का मॉडल है। यूजीसी ने कह रखा है कि एक स्पेक्ट्रम बनाया है उसने ऑटोनॉमी के लेवल का, कि कैटेगरी 1 2 3 होगी। हम जो बेस्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑटोनॉमी देंगे, जिनके पास बेस्ट नैक का एक्रीडिटेशन हो, एनआईआरएफ रैंकिंग हो और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हो। जिनकी ज्यादा रैंकिंग होगी उनको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। और इसी में एक एकेडमिक फ्रीडम का भी शब्द आता है कि द इंडिविजुअल लेवल डायमेंशन ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब ये इंडिविजुअल लेवल का डायमेंशन है। द राइट ऑफ टीचर्स एंड रिसर्चर्स to pursue knowledge, publish findings and teach without fear of censorship or reprisal। तो सब्सटेंटिव ऑटोनॉमी जो है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी है। तो ये इतने प्रकार हैं ऑटोनॉमी के हायर एजुकेशन में। अब अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो एंशियंट से पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्ट 1 बनता है और दूसरा बन जाएगा आपका टिल एनईपी 2020। तो एंशियंट पीरियड में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जो थी यूनिवर्सिटीज, वो दुनिया की, विश्व भर की सबसे पहली ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज थी, क्योंकि इनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी थी, अपना गवर्नेंस, अपना करिकुलम, अपना एडमिशन सिस्टम। नालंदा के पास 10,000 स्टूडेंट्स थे, 2,000 फैकल्टी थी फ्रॉम एशिया। सो आप सोच सकते हैं उस वक्त जनसंख्या कितनी कम रही होगी, उसमें ये कितना बड़ा प्रोपोर्शन है, आप समझ सकते हैं। फंडेड बाई किंग्स बट नॉट कंट्रोल्ड बाई देम, ये राज्यों के सॉरी राजाओं के द्वारा फंडिंग तो मिलती थी, पर राजा जो थे वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं रखते थे। ए मॉडल ऑफ ऑटोनोमस एक्सीलेंस आप कह सकते हैं। द गुरुकुल सिस्टम embodied academic freedom in its purest form। the guru determined, ये गुरु का काम था कि वो सुनिश्चित करे कि क्या कब कैसे पढ़ाना है, कोई एक्सटर्नल रेगुलेटरी इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड आया 1857 से 1947 का जो काल चल रहा है, ब्रिटिश काल, उसमें आपको पता है कि 3 आपकी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं 1857 में, जो कि एफिलिएटिंग बॉडीज थी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का पूरा नियंत्रण था उस पर, और ये लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बनी। द यूनिवर्सिटी एक्ट प्लेस्ड यूनिवर्सिटीज अंडर चांसलर, और यूनिवर्सिटी किसके अंडर में थी, चांसलर के अंदर में। और चांसलर कौन था, उसको गवर्नमेंट अपॉइंटेड गवर्नर था वो। करिकुलम वॉज प्रिस्क्राइब्ड सेंट्रली, केंद्र से मिलता था आपको करिकुलम। इंस्टीट्यूशंस हैड ऑलमोस्ट नो एकेडमिक ऑटोनॉमी, और इंस्टीट्यूशंस के पास कोई भी एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक स्वायत्तता नहीं थी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है, उसने 1917 में पहली बार हाईलाइट किया ये आवश्यकता कि इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम मिलनी चाहिए। राधाकृष्णन कमीशन ने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दीजिए। देयर रिपोर्ट स्टेटेड यूनिवर्सिटीज मस्ट बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल टू फुलफिल देयर पर्पस। उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि ये यूनिवर्सिटीज को ये आप पावर दीजिए कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल से फ्री हों, अपना काम कर सकें। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो 1947 से 1984 तक का बनता है, वो कह रहा है कि यूजीसी बनी 1956 में। बोथ एज ए फंडिंग बॉडी एंड ए रेगुलेटरी बॉडी, यही फंडिंग भी कर रही थी और यही रेगुलेटरी बॉडी भी है आज तक। अभी भी आपका जो HECI नया विकसित शिक्षण अधिष्ठान बिल है, वो अभी पूरी तरह से मतलब इन ऑन पेपर नहीं आया है। क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल टेंशन बिटवीन सपोर्ट एंड कंट्रोल, इसने एक टेंशन क्रिएट कर दिया कि मतलब जो सपोर्ट करता है वो कंट्रोल करता है ना, इस तरीके का सपोर्ट और कंट्रोल के बीच का टेंशन। रैपिड एक्सपेंशन थ्रू द एफिलिएटिंग सिस्टम सीवियरली लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, जितनी तेजी से एफिलिएटिंग सिस्टम हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी उससे एफिलिएटेड इतने कॉलेजेस, फला यूनिवर्सिटी उससे एफिलिएटेड इतने कॉलेजेस, उसने ऑटोनॉमी को रोक दिया, क्योंकि जो जिससे एफिलिएटेड था सारा नियंत्रण उसी का था। कोठारी कमीशन ने भी रिकमेंड किया कि पावर का डिवोल्यूशन कीजिए और डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाइए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने 1968 में कहा कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की आवश्यकता है। 1970-80 के दशक में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और कैंपस गवर्नेंस ने, और ये पूरे विश्व मतलब भारतवर्ष में अक्रॉस दी स्टेट्स देखा गया। तो फिर आगे और बढ़ते हैं तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आता है। इसने कहा वाज द फर्स्ट पॉलिसी टू एक्सप्लिसिटली कॉल फॉर एकेडमिक ऑटोनॉमी फॉर कॉलेजेस। ये पहली नीति थी जो कह रही है कि कॉलेजेस को एकेडमिक ऑटोनॉमी दे दीजिए, और इसी ने ऑटोनॉमस कॉलेजेस के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, इसी ने प्रस्तावित किया कि इंस्टीट्यूशंस को ये अनुमति होनी चाहिए कि वो अपना पाठ्यक्रम बनाए, अपना अपना एग्जामिनेशन ले सकें। यूजीसी बिगेन ग्रांटिंग ऑटोनॉमस स्टेटस टू सेलेक्ट कॉलेजेस मीटिंग थ्रू क्वालिटी क्राइटेरिया। यूजीसी ने कुछ चयनित मापदंडों के अनुसार कुछ कॉलेजेस को सिलेक्ट किया और उनको ऑटोनोमस कॉलेज बनाना शुरू किया। दिस वाज ए लैंडमार्क शिफ्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट द एफिलिएटिंग सिस्टम वाज स्ट्रेंगलिंग एकेडमिक क्वालिटी एंड इनोवेशन। ये एक लैंडमार्क शिफ्ट था और इसने ये पाया कि एफिलिएटिंग सिस्टम जो है वो एकेडमिक क्वालिटी और इंस्टीट्यूट इनोवेशन को खत्म कर रहा है।
फिर आता है आपका जो एरा, वो है लिबरलाइजेशन एंड यशपाल कमेटी एरा, 1991 से 2009 का एरा है ये। इसमें पोस्ट 1991 में जब एलपीजी की बात हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, तो बहुत सारे प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुल गए, मैनी विद वेरी लिमिटेड एकेडमिक ऑटोनॉमी। वो बहुत कम उनके पास ऑटोनॉमी थी क्योंकि वो पूरी तरह मैनेजमेंट ट्रस्ट से चलाए जा रहे थे। यशपाल कमेटी ने रिकमेंड किया कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी सिस्टम को डिसमेंटल कीजिए, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी दीजिए। ठीक है, ये सब चल रहा था। फिर यूजीसी का ग्रेडेड ऑटोनॉमी रेगुलेशन आता है 2018 में, यूजीसी कन्फर्मेंट ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस अपॉन कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन ऑटोनोमस कॉलेजेस रेगुलेशंस 2018 में आया। फॉर्मलाइज्ड द ग्रेडेड ऑटोनॉमी फ्रेमवर्क, बात पहले से हो रही थी पर अब जाके फॉर्मलाइज हुआ, और उसने कहा कि कैटेगरी 1 के इंस्टीट्यूशंस वो होंगे जिनको नैक में 3.51 की ग्रेडिंग होगी और एनआईआरएफ में वो टॉप 100 में आएंगे, इनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाएगी, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग न्यू प्रोग्राम्स, ऑफ कैंपस सेंटर्स एक्सेट्रा। कैटेगरी 2 में जो आएंगे, फला फला उनकी नैक रैंकिंग होगी, उनको मॉडरेट ऑटोनॉमी दी जाएगी। जो कैटेगरी 3 में आएंगे उनको लिमिटेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। दिस क्रिएटेड ए परफॉर्मेंस लिंक्ड ऑटोनॉमी लैडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हायर एजुकेशन, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी रैंकिंग के हिसाब से उनको ऑटोनॉमी दी गई। फिर एनईपी 2020 एंड बियॉन्ड की अगर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मैंडेट कर दिया है कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैंडेट किया है कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू बिकम ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बाय 2035। वो कह रहा है कि 2035 तक तो 2035 तक आप सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बन जाएं। प्रपोज किया गया एचईसीआई, जिसको कि अब विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान बिल है ना, ये गलत हो गया है, हर जगह अधिक्षण आ गया है, अधिष्ठान बिल जो 2 दिसंबर 2025 में पारित हुआ, आप जान ही रहे हैं, as a light but tight regulator replacing UGC, AICT, NCT etc. मतलब सबको रिप्लेस करके एक सिंगल बिल आया। पीएम उषा उच्चतर शिक्षण अभियान ऐसे करके है ये। 35 राज्य यूनिवर्सिटीज को उसने 100 करोड़ दिए हैं मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसी तरह से मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड ऑटोनॉमी मॉडल भी प्रपोज किया गया है। अब है एनईपी 2020 का प्रोविजन क्या है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी पे, कि ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन हो जाए, है ना। एफिलिएटिंग कॉलेज सिस्टम को फेज्ड आउट, मतलब फेज मैनर में, कि इतने साल में इतने हटा दिए, इतने साल में इतने हटा दिए, तुरंत तो नहीं हटा सकते, उनको आप हटा दीजिए। हर इंस्टीट्यूशन के पास एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस की पावर हो। ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिले उनको परफॉर्मेंस के आधार पे। एचईसीआई जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 है, वो लाइट बट टाइट ओवरसाइट मैकेनिज्म दे। एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले। पीएम उषा जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है, वो लॉन्च हुआ है 2023 में। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मॉडल, वो कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आप मतलब एमिनेंट एजुकेशनिस्ट को रखिए, न कि पॉलिटिकली इम्पोज्ड किसी ऐसे पर्सन को रखिए। ओके, मतलब सही आदमी होगा तो सही निर्णय लेगा, सीधी सी बात। अब है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन, कई कई सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली तो यही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो सबसे ज्यादा थ्रेट है वो यही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है वो पढ़ाई लिखाई, शिक्षण व्यवस्था, और जो वीसीज अपॉइंट कर दिए जाते हैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, वो गड़बड़ कर रहे हैं। वो मतलब शिक्षा व्यवस्था, यू कैन से कि वो थ्रेट है ना। फिर ओवर सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्योंकि मतलब गड़बड़, ऑटोनॉमी गड़बड़ हो रही है उससे, है ना। ओवर सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, ओवरलैपिंग मैंडेट्स ऑफ यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, बीसीआई, एमसीआई, वो कह रहे हैं कि इतना आपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सेंट्रलाइज्ड कर दिया है कि इससे दिक्कत है, इसलिए माइक्रो मैनेजिंग वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ एचईआई फंक्शनिंग, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, एडमिशन, फी स्ट्रक्चर, करिकुलम, डिग्री, तो कह रहे हैं सबको हटा के उन्होंने कहा कि एक सिंगल एचईआई आ जाए, और वो आ भी गया है। तो ये भी प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम थी। यूनिवर्सिटीज आर इंक्रीजिंगली बैटल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब ये पॉलिटिक्स का हो गया था ना, कि किसका प्रभुत्व ज्यादा रहेगा, ये दिक्कत हो गई थी। ओवर सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की दिक्कत हो गई थी। एफिलिएटिंग सिस्टम जो था वो दिक्कत कर रहा था, क्योंकि वो हर चीज के लिए, वो जीरो ऑटोनॉमी है उसके पास, हर चीज के लिए वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट है। अनइक्वल ऑटोनॉमी भी है, वो कह रहा है कि जिसकी ज्यादा रैंकिंग है उसको ज्यादा आप ऑटोनॉमस बनाएंगे, तो ये भी एक असमानता आपने कर दिया। इलीट पेरीफेरी डिवाइड कर दिया, कि भाई जो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन है वो तो आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कुछ है ही, तो वो अपने आप, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी है, पीछे वाले को कम है ना।
फिर फाइनेंशियल डिपेंडेंस ने ऑटोनॉमी को कम किया। ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी ये कंसेप्ट है, ये भी एक क्वालिटी कंसर्न का विषय है, क्योंकि ऑटोनॉमस हो जा रहे हैं तो अकाउंटेबल नहीं रहते किसी के लिए, ये भी गलत बात है। फैकल्टी शॉर्टेज ने एकेडमिक ऑटोनॉमी को कम किया, क्योंकि अगर फैकल्टी ही कम है तो कौन कोर्स बनाएगा, कौन करिकुलम बनाएगा, कौन एग्जामिनेशन पेपर बनाएगा, कौन नए नए प्रोग्राम्स बनाएगा, है ना। इसके लिए आपके पास सरप्लस फैकल्टी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी का पैराडॉक्स है ही, विरोधाभास। फिर कॉमर्शियलाइजेशन ने ऑटोनॉमी को कम किया, कि जो ऑटोनॉमस हो गए फिर उन्होंने अपने आप फीस अपनी मनमानी तय करने लगी, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, कैपिटेशन फीस, है ना। फिर एकेडमिक फ्रीडम का थ्रेट हो गया। पॉलिटिकल क्लाइमेट इन इंडिया इंक्रीजिंगली इम्पोजेस इनफॉर्मल कंस्ट्रेंट्स ऑन एकेडमिक फ्रीडम। फिर जेंडर और सोशल एक्सक्लूजन भी हो जा रहा है, कहीं कहीं ऑटोनोमस गवर्नेंस हो जा रही तो महिलाओं का, ओबीसी का, एससी एसटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। डिजिटल डिवाइड ने भी ऑटोनोमस इनोवेशन को कम किया, किसी के पास डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स हो जाता है ना इसमें। और तो वे फॉरवर्ड क्या करें, बिल्डिंग जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी कैसे पाएं, डीपॉलिटिसाइज वीसी अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि वीसी देखिए बढ़िया वीसी है तो बढ़िया काम रहेगा, है ना। मैंडेटरी सर्च एंड सेलेक्ट कमिटीज ऑफ इमिनेंट एकेडमिशियंस, रिमूव गवर्नर्स फ्रॉम चांसलर रूल। कहा जा रहा है, ये सिर्फ सुझाव है, कि गवर्नर्स को चांसलर के रोल से हटाइए, ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड टाइम बाउंड प्रोसेसेस लेजिस्लेटेड नेशनली, ऐसा कुछ कर दीजिए, है ना। फेज आउट एफिलिएटिंग सिस्टम कीजिए, मतलब फेज आउट प्रक्रिया में एफिलिएटिंग कॉलेजेस को कम करिए। लाइट बट टाइट रेगुलेशन रखिए, उसके लिए बिल आई गया है। एकेडमिक फ्रीडम को लीगली प्रोटेक्ट कीजिए, ऑटोनॉमी को अकाउंटेबिलिटी से जोड़िए, इंक्लूसिव गवर्नेंस बनाइए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दीजिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, और फैकल्टी का डेवलपमेंट कीजिए, और रिसर्च कल्चर अपने यहाँ बिल्ड कीजिए। अब ये आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए कि ये जो परिदृश्य है पूरा, उसमें से किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। ये की टेक अवे है कि ऑटोनॉमी इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज द एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर क्वालिटी, इनोवेशन एंड रेलेवेंस इन हायर एजुकेशन। वो कह रहा है कि ऑटोनॉमी कोई प्रिविलेज नहीं है, ये एसेंशियल पूर्व दशा है जिससे आपको गुणवत्ता, इनोवेशन और रेलेवेंस मिले हायर एजुकेशन में। विदाउट फ्रीडम यूनिवर्सिटीज कैन नॉट फुलफिल देयर इंटेलेक्चुअल मिशन। जब तक आप उनको थोड़ा स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने बौद्धिक मिशन को फुलफिल नहीं कर सकती हैं। इंडियाज हिस्ट्री शोज अ स्टेडी बट कॉन्टेस्टेड मूवमेंट फ्रॉम colonial कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंशन टू यूजीसी ग्रेडेड ऑटोनॉमी। तो कह रहा है कि एक तरीके का विस्तार हुआ है, एक सतत विस्तार हुआ है, एक आंदोलन चला है कि कैसे कॉलोनियल कंट्रोल से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंशन हुआ, और अब यूजीसी ग्रेडेड ऑटोनॉमी तक हम आ गए हैं। और अब एनईपी 2020 का विजन है कि 2035 तक सेल्फ गवर्नेंस मिल जाए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो कौन कौन सी कमी है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो ओवर सेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन है, मतलब ज्यादा केंद्रीकृत जो नियंत्रण है, जो एफिलिएटिंग सिस्टम है, और जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, यानी कि आप आर्थिक रूप से जो निर्भरता है, वो चार स्ट्रक्चरल बैरियर हैं जो जेन्युइन ऑटोनॉमी को खराब कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ही आपको ऑटोनॉमी मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट तो बनेंगे, लेकिन आप अकाउंटेबल होंगे स्टेक होल्डर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अपने एम्प्लॉयर्स के लिए, समाज के लिए। और ऑटोनॉमी विदाउट इक्विटी इज एलिटिसिज्म। वो कह रहा है कि अगर आप बराबर से सबको ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे, इलीट कल्चर डेवलप करेंगे, जो नहीं करना है। ट्रू इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी मस्ट बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल एचईआईज, नॉट जस्ट वेल रिसोर्स्ड इलीट इंस्टीट्यूशंस। केवल कुछ बहुत बढ़िया जिनके पास रिसोर्स है, इलीट इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी मत दीजिए, बल्कि सबको दीजिए थ्रू डिफरेंशियल सपोर्ट इन कैपेसिटी बिल्डिंग। सबको सबके हिसाब से सपोर्ट कीजिए, इसीलिए इक्विटी की बात है, और कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। ओके सॉरी। तो ये है ऑटोनॉमी, इतना इंटरट्विन्ड कि उसका कंसेप्ट भी बताइए, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताइए, उसकी प्रॉब्लम्स भी बताइए, और जब प्रॉब्लम बताएंगे तो सोल्यूशन भी बताइए, और फिर मतलब कि एकदम जिस्ट रूप में ऑटोनॉमी की क्या प्रॉब्लम हायर एजुकेशन में, ये आपके बीए पार्ट 1 के सिलेबस में इस तरीके से ये दिया हुआ टॉपिक आज मैं इसको कवर कर पाई हूँ। क्योंकि डिट्स एंड डिट्स में तो पहले कवर किया था, लेकिन वो आपके पूरे फिलोसफी को नहीं वो टॉपिक के पकड़ पा रहा था, तो उस पर आधारित प्रश्न भी आई डोंट नो कि किस तरह से पूछे जाएंगे, और आप उसका, अब मुझे लगता है कि आप उसका उत्तर लिख सकेंगे। अब ऐसे दो टॉपिक रह गए हैं, एक तो मैंने ऑटोनॉमी डिस्कस कर लिया, एडमिशन, मल्टी डिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबिलिटी डिस्कस कर लिया। अब रह गया है दो केवल, कौन कौन सा, एक सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम डिसिप्लिन, या सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम यहाँ डिसिप्लिन के रूप में है,
और दूसरा इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, तब जाके पूरा कोर्स कवर हो जाएगा और कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसपे मैंने आपसे बात न की हो. Okay, so BA Part 1, second semester. Best of luck for your examinations and thank you for watching.